जीवन में परेशानियों के लिए परेशान होना परेशानियों की पूजा करने के समान है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। साइप्रस की आधिकारिक यात्रा समाप्त कर कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केन्नास्किस कनाडा में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर भारत को आउटरीच पार्टनर के रूप में किया गया है आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। कहा, यात्रा साइप्रस और भारत के बीच बढ़ते व्यापक सहयोग का प्रतीक। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और जन जन के बीच संबंधों की प्रगति बेमिसाल। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 से किया अलंकृत। प्रधानमंत्री ने सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को किया समर्पित। साइप्रस के राष्ट्रपति सरकार और लोगों के प्रति व्यक्त किया हार्दिक आभार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के भारत सरकार के फैसले की सराहना। बोले, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति का विश्व में बज रहा डंका। जाति गणना 2027 की जनगणना का होगी हिस्सा। गृह मंत्रालय ने किया साफ। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को बताया गलत। गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया चलेगी एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की आधिकारिक यात्रा समाप्त कर कनाडा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री केन्नास्किस कनाडा में आयोजित होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये आमंत्रण कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा भेजा गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 दशक में कनाडा की पहली यात्रा है। हालांकि भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन इस बार भारत को आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन का आयोजन 16 और 17 जून यानी आज तक किया जा रहा है। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कनाडा पहुंचने के बाद जो भव्य स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस समय की ये तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें कि G7 समिट में प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री की अगर यात्रा के दौरान आज के कार्यक्रम की बात करें तो रात 10:30 बजे G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए नेताओं का स्वागत होगा। रात 11:10 से 12:20 पर द्विपक्षीय बैठकें होंगी। रात 2:30 बजे से रात 3 बजे G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन सत्र आयोजित किया जाएगा। रात 3 बजे से तड़के 4:30 बजे द्विपक्षीय बैठकें होंगी। सुबह 5:30 बजे ज़ाग्रेब, क्रोएशिया के लिए प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे। तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस पहुंचे तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा थी, तो स्वागत भी खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया गया। निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता हुई। इस दौरान भारत साइप्रस संबंधों को सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों नेताओं की
अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बारे में चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा बनाने पर भी चर्चा की। साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 63 वर्षों में भारत साइप्रस के सबसे भरोसेमंद मित्रों में से एक रहा है। दोनों देशों ने राजनयिक मूल्यों, मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर सिद्धांतों का पालन किया है। दोनों देश अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाने पर सहमत हो गए हैं। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का मजबूती से समर्थन करता आया है और इस द्वीप राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से समर्थन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार जताया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। एफडीआई के मामले में साइप्रस भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बल दिया। हम दोनों सहमत हैं
कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई। भारत की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में साइप्रस एक अहम कड़ी है जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने मेडिटेरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मेडिटेरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत साइप्रस की मित्रता को समर्पित किया और इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच की चिरस्थायी मित्रता को समर्पित करते हैं। दोनों देश मिलकर एक बेहतर ग्रह बनाने में योगदान देंगे। और एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की G7 की यात्रा की कुछ झलकियां।
आयुष्मान भारत का आशय है कि हमें डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में और अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता है, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पुडुचेरी के जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थायित्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए नागरिकों का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। इसमें आयुष्मान भारत अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। Ayushman Bharat means we need more human resource in the shape of doctors, nurses and paramedical staff. We need more diagnostic centers, more outlets for medicines. We need greater research. We need springing of hospitals, healthcare centers, both in public and private sector. And this has led to a development much needed in the country. स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र का स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यदि वो स्वस्थ नहीं होगा तो वो दूसरों के कल्याण में योगदान नहीं दे सकेगा। Health of the nation is fundamental for growth. A person may be very talented, very keen, committed. He wants to give everything to society. He doesn't have self-interest. But what if he is not in good health? He who is ever keen to contribute for welfare of others becomes an object of sympathy by others. And therefore, Fit India can be the only answer, and you are its watchdogs. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और दोहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम प्राकृतिक संसाधनों के ट्रस्टी हैं, हमें इन्हें भावी पीढ़ियों को सौंपना है। We are living in times when sustainability budgets through boardrooms, global organizations, United Nations, world parliaments. But if you look to our Vedas, it was always there. We worshipped trees, we respected forests, we took to that mechanism, which is very antithesis, fortunately, of what we call lifestyle diseases. So let us believe in sustainability, that is fundamental. Let me quote, I referred to you earlier, the importance of Atharvaved, particularly for those in the medical fraternity. It is encyclopedic for health and wellness. It says, Mata Bhumi hai, you understand Mata? Mata Bhumi hai, Putroham Prithvyam. The earth is our mother, and we are her children. Let us not bleed the mother. Let us not engage in reckless utilization, exploitation of natural resources. We have to focus on optimal utilization. How can someone say, I will afford 20 cars or 10 cars because I can afford financially? He or she must be cognizant of one fact: you are trustees of natural resources. We have to pass on to the future generations. ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक दलों और हितों से परे हैं। I therefore appeal to everyone, particularly political class of the country, that issues of nationalism, national security are beyond political partisan interests. I'm happy to note a visionary step of the Prime Minister to send all party delegation of members of parliament abroad has evoked right response in the country and outside. All political parties conversed. That is the Bharat we need every day on national security and national development. I'm sure this will go a long way. उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति एक आवश्यक
पहलू है और शांति ताकत की स्थिति से आती है। शांति की सबसे अच्छी गारंटी ये है कि हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें और ये तब होता है जब राष्ट्रीय मानसिकता राष्ट्र पहले होती है। हमें अपने राष्ट्रवाद में विश्वास होना चाहिए। Let's therefore pledge in this backdrop that we should ever keep our nation first. That mindset has to be there, because the game of the war has changed. For any progress, peace is an essential aspect, and peace comes from position of strength. The best guarantee to peace is that we are ever prepared for war. And that comes when national mindset is nation first. We have to believe in our nationalism. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 2027 की जनगणना में जाति गणना भी शामिल की जाएगी और कहा कि कुछ भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि गजट अधिसूचना में जाति गणना का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि गलत है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान तब आया जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में इस प्रक्रिया में जाति को शामिल करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और पूछा कि क्या ये सरकार का एक और यू टर्न है। गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की जनगणना और जातीय जनगणना की प्रक्रिया एक साथ ही की जाएगी। 15 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर एक रिव्यू मीटिंग भी की थी, जिसमें जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होंगी। 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल और तकनीक आधारित होगी। लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए अपने डेटा खुद दर्ज करने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार घर घर जाकर डेटा जुटाने के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत एनडीएमए और एनडीआरएफ सहित अन्य एजेंसियों के उत्कृष्ट कार्यों की वजह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि 10 साल पहले आपदा से निपटने वाले संगठनों का दृष्टिकोण हताहतों की संख्या कम से कम रखने का था और 10 साल बाद हताहतों की संख्या 0 रखने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत की आपदा प्रतिक्रिया का इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पिछले 10 साल के परिवर्तनकारी दशक के रूप में इसे दर्ज किया जाएगा। इन 10 वर्षों में हमने क्षमता, दक्षता, गति और सटीकता चारों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है।
और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की। डिजास्टर रिस्पांस के लिए ये दशक जो है बड़ा परिवर्तनकारी दशक माना जाएगा। जब भी भारत के डिजास्टर रिस्पांस का इतिहास लिखा जाएगा, ये 10 साल संक्रांति काल के 10 साल के रूप में इतिहास को इसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 साल में क्षमता, गति, दक्षता और सटीकता, ये चारों क्षेत्रों में हमने बहुत नोंदपात्र सिद्धियां हासिल की हैं। हमने न केवल क्षमता को बढ़ाया है, इसको संवर्धित कर सातत्यपूर्ण तरीके से तहसील तक पहुंचाने का काम किया है। पेरिस एयर शो 2025 में भारत की युद्ध क्षमता का प्रदर्शन दिखाई देगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहा कि वैश्विक मंच पर एरोस्पेस और रक्षा नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाया जाएगा। इसमें अगली पीढ़ी के मानव रहित हवाई वाहन UAV और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों सहित स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये वैश्विक मंच पर भारत की आत्मनिर्भरता, सहयोग और रणनीतिक क्षमता को दिखाएगा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भारत की युद्ध क्षमताओं से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।